डज नॉट स्प्रेड रैंडमली, इट फॉलोज अ प्रॉपर चेन। हमें ये चीज़ पता है कि इन्फेक्शन जब भी होता है तो वो रैंडमली नहीं होता है, इसमें एक प्रॉपर चेन का यूज़ होता है, प्रॉपरली इन्फेक्शन जो है चेन को फॉलो करता है। एंड इफ़ वी ब्रेक इवन वन स्टेप ऑफ दैट चेन, अगर हम एक भी स्टेप उस चेन का ब्रेक कर रहे हैं, वी कैन कंप्लीट स्टॉप द इन्फेक्शन। सो in this video we are going to understand the chain of infection in a very simple and a clear way. Hi everyone, welcome to Nursing Simplified by Tahira. Today we are going to study an important topic, chain of infection. This is very important for exams, viva and also for clinical practice. So इन्फेक्शन का चेन पढ़ने से पहले हम एक मास्टर डायग्राम, एक ओवरव्यू देखते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि उसके अंदर क्या क्या होता है, क्या चीज़ें होती हैं। पहले हम समझते हैं कि कहाँ से शुरू हो के कहाँ से चेन ख़त्म होती है और कैसे वो साइकिल जो है वापस से रिपीट होता है, वो चीज़ हम पहले देखने की कोशिश करेंगे। लेट्स बिगिन विद द साइकिल। इन्फेक्शन जो होता है ये एक साइकिल को फॉलो करता है। कैसे, किसके थ्रू होता है? एक साइकिल को फॉलो करता है। और साइकिल के 6 कंपोनेंट्स होते हैं। 6 कंपोनेंट में सबसे पहला जो कंपोनेंट आता है वो आता है इन्फेक्शियस एजेंट। इन्फेक्शियस एजेंट, ठीक है, इन्फेक्शियस एजेंट हुआ हमारे पास। सेकेंड वी हैव रिजर्वायर। एंड थर्ड, उसके बाद क्या होता है रिजर्वायर से? पोर्टल ऑफ एग्जिट आता है। उसके बाद मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन के बाद हमारे पास क्या होता है? पोर्टल ऑफ एंट्री के बाद क्या होता है हमारे पास? ससेप्टेबल होस्ट होता है हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इज अगेन इन्फेक्शियस एजेंट। ये 6 कंपोनेंट्स होते हैं। तो देखते हैं क्या कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले हमारे पास होता है इन्फेक्शियस एजेंट, फिर रिजर्वायर, फिर पोर्टल ऑफ एग्जिट, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, पोर्टल ऑफ एंट्री, ससेप्टेबल होस्ट। अब हम इनको इलैबोरेट करके एक एक करके देखते हैं कि ये होते क्या हैं। इससे पहले मैं आपको एक बेसिक आइडिया देना चाह रही हूँ। बेसिक आइडिया इसमें सीरीज ऑफ स्टेप्स को फॉलो करता है, और ऑल दीज स्टेप्स जो होते हैं ये सीक्वेंस को फॉलो करते हैं। एक सीक्वेंस में ये स्टेप्स जो होते हैं वो चलते हैं, एक ही सीक्वेंस में चलते हैं। इसी सीक्वेंस को, और ये जो सीक्वेंस हमारे पास होती है इसको हम चेन ऑफ इन्फेक्शन कहते हैं। यही सीक्वेंस जो होती है इसको हम चेन ऑफ इन्फेक्शन बोलते हैं। और ये क्या होते हैं? इसके कंपोनेंट्स जो होते हैं वो 6 होते हैं। 6 कंपोनेंट्स होते हैं, ये भी हमने देख ही लिया है। अगर हम एक एक करके ये कंपोनेंट्स जो है वो ब्रेक करेंगे वन बाय वन, तो इन्फेक्शन, अगर हमने ये 6 कंपोनेंट्स जो हमारे पास थे, जो हमने ऊपर देखे, अगर जो हमारे पास 6 कंपोनेंट्स हैं, अगर हमने इनमें से, इन 6 कंपोनेंट्स में से एक भी कंपोनेंट को हटा दिया, ब्रेक कर दिया, किसी भी एक कंपोनेंट को अगर हमने ब्रेक कर दिया, तो पूरा चेन ऑफ इन्फेक्शन क्या है वो ब्रेक हो जाएगा। इन्फेक्शन का चेन जो है वो ब्रेक हो जाएगा। लेट्स बिगिन विद सबसे पहला वाला इन्फेक्शियस एजेंट, जिसको हम बोलते हैं इन्फेक्शियस एजेंट। ये पहला कंपोनेंट है। इन 6 कंपोनेंट्स में से सबसे पहला वाला कंपोनेंट कौन सा है? इन्फेक्शियस एजेंट है। ये क्या होते हैं? इसमें क्या चीज़ होती है? ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो कि क्या होते हैं? जो कि डिसीज कॉज करते हैं, होते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ आएगी? बैक्टीरिया आएगा, वायरसेस आएंगे, फंगाई एंड पैरासाइट्स। हॉस्पिटल सेटिंग्स में क्या देखते हैं? इन हॉस्पिटल सेटिंग्स बैक्टीरिया जो होते हैं, इन सब चीज़ों में से बैक्टीरिया जो होते हैं मोस्ट कॉमन कॉजिंग एजेंट होते हैं कि जो इन्फेक्शन को कॉज करते हैं। अगर ये इन्फेक्शियस एजेंट प्रेजेंट नहीं होगा, इन केस अगर ये प्रेजेंट नहीं है, तो इसकी वजह से क्या है? इन्फेक्शन भी नहीं हो सकता है, ठीक है, इन्फेक्शन भी नहीं हो सकता है। और अगर इन्फेक्शियस एजेंट्स प्रेजेंट है तो इन्फेक्शन का होना पक्का है, लाजिम है, इन्फेक्शन तो होगा ही होगा। सेकेंड वी हैव इज रिजर्वायर। एक ऐसी जगह होती है, एक ऐसी प्लेस होती है जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, चाहे वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो, फंजाई हो, पैरासाइट्स हो, फंगाई हो, कोई भी चीज़ हो, वो उसका क्या होता है? वो वहाँ पे रहता है, लिव्स हेयर एंड मल्टीप्लाइज हेयर, वेयर
microorganisms live and multiply। यहाँ पे ये क्या करते हैं, रहते भी हैं और मल्टीप्लिकेशन भी करते हैं अपना। ये क्या हो सकता है, रिजर्वायर कौन कौन सी चीज हो सकती है, रिजर्वायर ह्यूमन भी हो सकता है, इंसान के अंदर भी बैक्टीरिया रह के मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एनिमल्स के अंदर भी रह के मल्टीप्लाई कर सकते हैं, रहते भी हैं और मल्टीप्लाई भी करते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं। फूड एंड वाटर भी हो सकता है, खाना और पानी हो सकता है, और क्या हो सकता है, मिल्क। अगर देखेंगे हर कोई चीज जहाँ पे बैक्टीरिया रहे और मल्टीप्लाई करे उसको रिजर्वायर कहते हैं। और कई बार क्या होता है कि हमारे इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो भी हो सकते हैं, जैसे कि जिसको हम क्या बोलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इनएनिमेट ऑब्जेक्ट में क्या बोलते हैं हम, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स जैसे कोई भी थिंग आप ले सकते हैं, एग्जांपल बेड हम ले सकते हैं, बेड भी हो सकता है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो सकता है। अगर आप कहें इंस्ट्रूमेंट तो वो भी रिजर्वायर की तरह काम करेगा। सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे एक चीज रिजर्वायर की। अगर कोई रिजर्वायर की एग्जाम्पल देखेंगे, अगर कोई इंसान है वो इन्फेक्टेड पर्सन या पेशेंट है, वो क्या हो सकता है, वो भी रिजर्वायर की तरह एक्ट कर सकता है, कैन एक्ट लाइक रिजर्वायर। हम लोग बोलेंगे इसमें तो पहले से इन्फेक्शन है, इसको तो इन्फेक्शन हुआ है या तो ठीक हो रहा है, इसको तो दवाई दे रहे हैं, तो ये भी रिजर्वायर की तरह एक्ट कर सकता है कभी कभी, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव पोर्टल ऑफ एग्जिट। पोर्टल ऑफ एग्जिट क्या चीज होती है, तीसरा कंपोनेंट है इन्फेक्शन चेन का। ये एक ऐसा पाथ है, एक ऐसी चीज है पोर्टल ऑफ एग्जिट, जहां से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रह रहा था, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रह के मल्टीप्लाई कर रहा था, वो रिजर्वायर को छोड़ देता है। अब एक पॉइंट के बाद इसे मल्टीप्लाई किया, इसको खाना पीना सब कुछ मिल गया, अब इसको जाना छोड़ना है, इस पाथ थ्रू विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म लीव द रिजर्वायर, जहां से रिजर्वायर को कॉमन एग्जांपल्स रेस्पिरेटरी ट्रैक से कैसे रिजर्वायर कैसे हुआ, ये पोर्टल ऑफ एग्जिट कैसे हो सकता है कि किसी ने छींका, किसी ने खांसा, तो वहां से माइक्रो ऑर्गेनिज्म दूसरे के हवा में चला गया तो दूसरे की तरफ जाएगा, इस तरह से रेस्पिरेटरी ट्रैक हुआ। और क्या हो सकता है हमारा जीआई इंटेस्टाइनल ट्रैक, कैसे जीआई ट्रैक कैसे हो सकता है, फीसिस के थ्रू कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी ने बॉडी से बाहर कर दिया, जैसे कैसे यूरिन से किसी ने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बाहर निकाल दिया। अब स्किन देखते हैं, स्किन भी हो सकता है, क्यों, किसी भी वुंड्स के थ्रू भी हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स को जो है बाहर कर सकते हैं। सो बेसिकली ये एक ऐसी जगह होती है, एक ऐसा पाथ होता है जहां से इन्फेक्शन आता है, जहां से इन्फेक्शन बाहर आता है, थ्रू विच इन्फेक्शन कम्स आउट। ये एक बेसिकली ऐसी जगह होती है जहां से इन्फेक्शन जो है बॉडी से बाहर निकलता है, कम्स आउट। अनदर वी हैव, जो चौथे नंबर पे आता है, उसको हम बोलते हैं मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन। अब इसने बॉडी को तो छोड़ा, लेकिन किस रूट से, किस पाथ से छोड़ा, वो हम देखते हैं। मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन जो होता है ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इसमें। मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन में हम लोग क्या, दिस इज हाउ इन्फेक्शन स्प्रेड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, स्प्रेड्स from one person to another person। मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन एक ऐसी पाथ होती है, एक ऐसा तरीका होता है थ्रू विच इन्फेक्शन स्प्रेड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। एक इंसान को लग के, एक इंसान को होके फिर एक दूसरे इंसान में कैसे स्प्रेड होता है, वो मोड ऑफ ट्रांसमिशन कहलाता है। किस वे से, किस पाथ वे से, कौन सा तरीका है, कौन सा मोड है जिससे ट्रांसमिट होगा, वो मोड ऑफ ट्रांसमिशन कहलाएगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं दो तरीकों से इन्फेक्शन जो है ट्रांसफर हो सकता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। तो पहला हमारे पास आता है डायरेक्ट, और दूसरा हमारे पास आता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन में क्या आता है, डायरेक्ट कंटैक्ट, ठीक है, ड्रॉपलेट स्प्रेड, जैसे कि कफिंग, स्नीजिंग, वो आएगा। इनऑक्यूलेशन इनटू स्किन, मतलब स्किन में
इनॉकुलेट हुआ घुस गया स्किन में सकता है, या फिर कभी कभी ट्रांसप्लेसेंटल भी हो सकता है। ट्रांसमिशन जो होता है वो डायरेक्ट में ट्रांसप्लेसेंटल हो सकता है प्लेसेंटा के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में कैसे? व्हीकल बॉर्न, जैसे कि फूड और वाटर से, यानी कि जो ये फूड एंड वाटर में वाटर को उसने इन्फेक्ट किया था, फिर वो पर्सन ने जो उसने पी लिया तो उसको हुआ। डायरेक्ट में एयरबॉर्न हो सकता है। इंसेक्ट, हाँ, वेक्टर बॉर्न हो सकता है। जैसे वेक्टर बॉर्न में कौन कौन से आते हैं? मॉस्किटो, फ्लाइज, उनकी वजह से हो सकता है। मॉस्किटो, फ्लाइज, उन सब की वजह से हो सकता है। या कंटेमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स को आपने छुआ, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा भी गया था। फोमाइट्स के थ्रू, ठीक है, फोमाइट्स के थ्रू हो सकता है। या कोई भी हैंडकरचीफ आपने कुछ ऐसा छू लिया जो इन्फेक्टेड था, उसके थ्रू भी हो सकता है। वो इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन कहलाएगा। ये ईजिएस्ट स्टेज होती है जहाँ पे हम चेन ऑफ इन्फेक्शन को तोड़ सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। अगर आपने डायरेक्ट कंटैक्ट इसको ख़त्म किया तो भी इन्फेक्शन नहीं होगा। ड्रॉपलेट स्प्रेड को बचाया, पर्सन को आइसोलेट कर दिया तो भी नहीं हो सकता है। स्किन बैरियर्स को यूज़ किया तो भी नहीं होगा। फूड एंड वाटर को सही यूज से फूड एंड वाटर यूज़ किया तो भी नहीं होगा। एयरबॉर्न, वेक्टरबॉर्न, ये सब मौसम आता है तब ज़्यादा देखने को मिलता है, तो तब हम ये यूज़ कर सकते हैं। मच्छरदानी का यूज़ कर सकते हैं प्रॉपरली, स्प्रेज का यूज़ कर सकते हैं। ये जो हमारे पास डैम पे स्टेगनेंट वाटर होता है उसको हटा सकते हैं। उस चीज़ से हम लोग, ये ईजिएस्ट वे होता है जहाँ से हम इन्फेक्शन की चेन को जो है वहाँ पे ब्रेक कर सकते हैं और आगे जो इन्फेक्शन है उसको बढ़ने नहीं दे सकते हैं। तो नेक्स्ट वी हैव मोड ऑफ ट्रांसमिशन के बाद जो हमारे पोर्टल ऑफ एंट्री में क्या होता है? ये एक ऐसा रूट है थ्रू विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर्स न्यू होस्ट, एंड पाथ है थ्रू विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर्स न्यू होस्ट। जब ये नया होस्ट अपना ढूंढता है, यानी कि दूसरे पर्सन को जो है इन्फेक्ट करने के लिए रेडी होता है, जो एंटीजन होता है वो दूसरे पर्सन को इन्वेड करने के लिए रेडी होता है। तो ये एक ऐसा पाथ होता है जहाँ से वो क्या करता है, उसके अंदर, उसकी बॉडी में, उस नए होस्ट के अंदर जाता है। ठीक है, यूजुअली कैसा होता है? यूजुअली ये दोनों सेम ही होते हैं। यूजुअली जो पोर्टल ऑफ एंट्री सेम होती है, यूजुअली अगर देखा जाए तो सेम ही होती है। कॉमन एंट्री पॉइंट्स कौन कौन से होते हैं? आता है म्यूकस मेम्ब्रेन हो सकता है। कई बार हमारे पास ब्रोकन स्किन यानी कि वुंड हुआ है, कट लगा है, उससे हो सकता है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, फिर से वही रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, GI ट्रैक्ट, फीस से जो है वहाँ से कोई गंदी चीज़ को हमने छू लिया, वहाँ से हो सकता है। यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। कॉमन एंट्री पॉइंट्स जो होते हैं ये चीज़ें होती हैं। म्यूकस मेम्ब्रेन हो सकता है, ब्रोकन स्किन हो सकती है, वुंड, कट, ऐसा कुछ हुआ है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, कुछ ड्रॉपलेट इन्फेक्शन हुआ है तो दूसरे ने छींका तो ट्रांसमिट होके, कैसे दूसरे ने सांस ली, वो उसमें ड्रॉपलेट थे तो उसके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से इन हुए। GI ट्रैक्ट हो सकता है हमारा, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, कुछ गंदा खा लिया, फूड वाटर कंटामिनेट ले लिया, वो सब हो सकता है। यूरिनरी या रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट भी हो सकता है, जैसे फ्लाइज आती है उस पर, तो वो सब हो सकता है। सो ये एक ऐसा चीज़ होता है बेसिकली पोर्टल ऑफ एंट्री, जहाँ से जो इन्फेक्शन होता है बॉडी में एंटर करता है। अब इसके बाद अब सबसे लास्ट वाला जो है वो है ससेप्टेबल होस्ट। ससेप्टेबल होस्ट में क्या आता है हमारे पास? ससेप्टेबल होस्ट जो होता है ये लास्ट कंपोनेंट होता है, हमें पता है ये लास्ट कंपोनेंट है 6 में से, यानी कि छठा कंपोनेंट है। और इसके बाद जो होता है ये क्या होता है? ससेप्टेबल होस्ट क्या चीज़ होती है? ये एक ऐसा पर्सन होता है, पर्सन हु इज एट रिस्क ऑफ गेटिंग इन्फेक्टेड, जिसको रिस्क है कि वो इन्फेक्ट हो जाएगा, जिसको बैक्टीरिया जो है इन्वेड करेगी। नॉट एवरीवन गेट इन्फेक्टेड इजीली, हर किसी को इन्फेक्शन जो है इजीली नहीं हो सकता है। ऐसे बिना बात के किसी को इन्फेक्शन नहीं होगा जब तक कि उसके अंदर रिस्क फैक्टर्स नहीं होंगे। तो रिस्क फैक्टर्स क्या क्या होंगे, देखते हैं रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हैं। रिस्क फैक्टर्स में आता है कि हाँ, वेरी यंग पर्सन, कोई है जो बहुत ज़्यादा छोटा है, या एल्डरली, बहुत ज़्यादा बुजुर्ग है जिसकी एज ज़्यादा हो गई है, तो वो ससेप्टेबल होस्ट हो सकता है, उसको इन्फेक्शन हो सकता है, वो प्रोन टू इन्फेक्शन होगा। नेक्स्ट वी हैव, अगर किसी को क्या है, इम्यून सिस्टम किसी का वीक है, ठीक है, उसकी इम्यूनिटी ही कमज़ोर है,
इम्यून सिस्टम जो है वो वीक है, तो वो भी ससेप्टेबल होस्ट होने के लिए रेडी होता है कि उसको इन्फेक्शन जल्दी से हो जाता है। कई बार हमने देखा है होता है, अगर किसी को माल न्यूट्रिशन है, नरिश्ड नहीं है, वेल नरिश्ड बॉडी नहीं है, तो उसकी वजह से भी उसको हो सकता है। माल न्यूट्रिशन है, उसके अंदर न्यूट्रिशन की कमी है, तो अल्टीमेटली वो इम्यून सिस्टम को ही वीक कर देगा और उसकी इम्यूनिटी जो है वीक होगी, तो उसको जो है इन्फेक्शन जो है जल्दी से अटैक करेगा। या किसी को पहले से ऑलरेडी क्रोनिक कुछ ऐसी डिसीजेस हैं, कुछ ऐसा क्रोनिक कोई कंडीशन है उसको, या फिर कोई जो सर्टन कुछ ऐसी मेडिकेशन खा रहा है, मेडिकेशन ले रहा है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली उसकी इम्यून सिस्टम पे इफेक्ट पड़ता है, तो उसकी वजह से उसको क्या हो जाता है, वो प्रोन इन्फेक्शन हो जाता है, वो ससेप्टेबल होस्ट बन जाता है। तो अब जो सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है चेन ऑफ इन्फेक्शन जो है, इन सारे पॉइंट्स में जो हमने 6 पॉइंट्स पढ़े, उन सब में से किसी भी स्टेज पे हम लोग इसको ब्रेक कर सकते हैं। जैसे हमने देखा सबसे पहले इन्फेक्शियस एजेंट, उसी को आने ही नहीं देंगे, ग्रो ही नहीं होने देंगे। दूसरा हमारे पास रिजर्वायर, ऐसा जो भी चीज़ है सब चीज़ों को सही साफ करेंगे, अच्छे से रखेंगे तो भी नहीं हो सकता। पोर्टल ऑफ एंट्री, यानी कि इन सब चीज़ों का प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे। मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन, इन्हीं में से किसी को ब्रेक कर देंगे। सबसे ईजिएस्ट वे वही होता है पोर्टल ऑफ एंट्री, जैसे कि यूजुअली जहाँ से एंटर करता है उन सब चीज़ों को साफ रखेंगे, उनका प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे। ससेप्टेबल होस्ट जो है, पर्सन की इम्यूनिटी, माल न्यूट्रिशन, इन सब चीज़ों पर ध्यान देंगे, तो ये भी नहीं होगा, ससेप्टेबल होस्ट भी नहीं बचेगा। ठीक है, तो चेन ऑफ इन्फेक्शन को हम किसी भी स्टेज में इनमें से ब्रेक कर सकते हैं, बट सबसे ज़्यादा कहाँ पे हम ब्रेक कर सकते हैं, मोड ऑफ ट्रांसमिशन पे हम सबसे ज़्यादा ब्रेक कर सकते हैं चेन ऑफ इन्फेक्शन को। जैसे कि हैंड वॉशिंग से, मतलब हैंड वॉश करेंगे तो ये जो इनॉकुलेशन होती है, स्किन में इनॉकुलेट होता है, या चीज़ें जो गंदी हो सकता है, जैसे कि अगर हमने कोई भी गंदी चीज़ जो है, जो इन्फेक्टेड है, जो अभी इन्फेक्टेड है, हैंड वॉश किया, हमने उसको छू लिया था, हमारे हाथ पे जो है बैक्टीरिया रह गए, हमने हैंड वॉश किया, उसको वॉश ऑफ किया, तो अब ये हमारी बॉडी में, या हम दूसरे पर्सन को, हम एक ट्रांसमिशन का मोड नहीं रहेंगे, हम खुद ही उसको वहीं पे ख़त्म कर सकते हैं हैंड वॉशिंग से। मास्क से हम लोग क्या कर सकते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन में नहीं जाएगा, जीआई ट्रैक्ट में, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में नहीं जाएगा अगर हमने मास्क का यूज़ किया। स्टेरिलाइजेशन से जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम रिमूव कर सकते हैं, किसी चीज़ पे लगे है तो उसको स्टेरिलाइज करेंगे प्रॉपरली। तो ये बेसिक प्रिंसिपल है इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए। नेक्स्ट वी हैव स्टेज ऑफ इन्फेक्शन। स्टेज ऑफ इन्फेक्शन को देखने के लिए हमारे पास सबसे पहली स्टेज होती है जिसको हम बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। ये फर्स्ट स्टेज होती है इन्फेक्शन के लिए। ये फर्स्ट स्टेज होती है इंक्यूबेशन पीरियड। ये एक ऐसा टाइम होता है, टाइम बिटवीन किस चीज़ के लिए, एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म and appearance of symptoms। देखिए इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है कि फर्स्ट स्टेज होती है जब इन्फेक्शन जो होता है पर्सन को हो चुका होता है। ये एक ऐसा टाइम होता है जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है बॉडी में एंटर करता है, और एंटर करने के बाद जो वो पहले सिम्टम्स दिखाना शुरू करता है, तो वो सिम्टम अपीयर होने तक का जो टाइम होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया, बॉडी में गया, उसने इन्फेक्शन किया, फिर उसके कुछ सिम्टम्स दिखे जैसे कि फीवर पहले आ गया, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। कब तक ये एंटर हुआ और कब तक इसने वहाँ पे जो भी इन्फेक्शन जो है वो कॉज किया और पहला सिम्टम दिखा, उसको हम इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। इस स्टेज में जो होते हैं इंक्यूबेशन पीरियड में कोई भी विजिबल जो है सिम्टम्स ज़्यादातर देखने को नहीं मिलते हैं विजिबली, बट माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो क्या कर रहा होता है, जो बॉडी में अब घुस गया होता है, एंटर कर गया होता है, वो क्या कर रहा होता है, एक्टिवली बस खाली मल्टीप्लाई कर रहा होता है बॉडी में। उसका काम है अब ये अपना जो है असली चेहरा, जो असली रूप जो है वो दिखाएगा, उससे पहले बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई करेगा। तो इस पीरियड को हम क्या बोलते हैं, इस पीरियड को हम इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। इस टाइम पे क्या होता है, वो एक्टिवली मल्टीप्लाई कर रहा होता है, इतने सिम्टम्स नहीं दिखते हैं, लेकिन जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो एक्टिवली जो है मल्टीप्लाई कर रहा होता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ये होता है, ये अर्ली स्टेज होते हैं, जहाँ पे क्या, ये अर्ली स्टेज होती है, फर्स्ट नहीं होती, अर्ली स्टेज होती है। सबसे पहले वाली स्टेज के बाद स्टेज आती है प्रोड्रोमल स्टेज, और इसमें क्या होता है, इसमें सिम्टम्स जो होते हैं, माइल्ड सिम्टम्स जो होते हैं, हल्के हल्के सिम्टम्स, जैसे फीवर आना, मामूली सा कुछ ऐसा डिजीनेस सा, फटीग सा, थकन सी महसूस होना, ऐसी चीज़ें होने लगती हैं, वो माइल्ड सिम्टम्स जो होते हैं वो अपीयर होते हैं। सिम्टम्स जो होते हैं जनरली कौन कौन से, जो मैंने आपको बोला है कि फटीग होता है, थोड़ी थोड़ी थकन सी हो गई होती है, मलेस जो होता है, थकन, बीमारी का जो फीलिंग जैसा होना है, ऐसा कि मैं बीमार जैसा हूँ ऐसा फील होता है, या कभी कभी हेडेक हो जाता है, हम लोग सोचते हैं कि हेडेक ही तो है, कभी कभी लो ग्रेड मामूली से फीवर हमें आ जाता है कभी कभार, वो प्रोड्रोमल स्टेज होती है, कुछ इन्फेक्शन होने से पहले ये चीज़ें होती है, तो वो प्रोड्रोमल स्टेज होती है।
इन्वेजिव स्टेज, या हम इसको बोलते हैं क्लिनिकल स्टेज। सब इसके बाद हमारी तीसरी जो स्टेज होती है वो क्लिनिकल स्टेज कहलाती है। इसमें इस स्टेज में क्या होता है, डिसीज जो होती है फुल्ली डेवलप हुई होती है, जो बीमारी होती है जिसके कारण ये सब सिम्टम्स उसको आते हैं, जो प्रोड्रोमल स्टेज के सिम्टम्स हैं जो उसको आने शुरू हो जाते हैं, इस टाइम पे क्या होता है, डिसीज जो होती है वो फुल्ली डेवलप हो चुकी होती है। डिसीज इज फुल्ली डेवलप्ड हेयर, फुल्ली। साइन एंड सिम्टम्स जो होते हैं, साइंस और सिम्टम्स जो आते हैं पर्सन को, जो साइन एंड सिम्टम्स अपीयर होते हैं वो क्या होते हैं, वो स्पेसिफिक टू डिसीज होते हैं, वो स्पेसिफाई हो जाते हैं। ठीक है, ये स्पेसिफाई होना शुरू हो जाते हैं कि ये किस डिसीज की वजह से, कौन से डिसीज के साइन एंड सिम्टम्स है वो हमें पता चलने लग जाता है। और इसमें क्या होता है, इस स्टेज में हम लोग फिर अच्छे से डायग्नोसिस बना सकते हैं। डायग्नोसिस बनाना जो होता है वो ईजियर होता है, ईजियर, डायग्नोसिस बिकम्स ईजियर। डायग्नोसिस बनाना इस स्टेज में ईजी हो जाता है क्योंकि साइन एंड सिम्टम्स जो होते हैं स्पेसिफिक होते हैं उसी डिसीज के। तो नेक्स्ट वी हैव कन्वालेसेंट पीरियड, जो कि लास्ट स्टेज होती है। ये कौन सा पीरियड होता है, ये रिकवरी फेज होता है। अब पर्सन ने इन्वेजिव स्टेज के बाद जब उसको सिम्टम्स हो जाते हैं तो पर्सन जो होता है वो दवाई खा लेता है, इन्फेक्शन को ब्रेक करने की कोशिश करता है, जो भी उसको समझ आता है डॉक्टर के पास जाता है, एंटीबायोटिक्स लेता है अगर उसको इन्फेक्शन हुआ है तो उसके हिसाब से फिर उसके बाद रिकवरी फेज आता है। धीरे धीरे करके क्या हो जाता है, रिकवर होने लगता है पर्सन, उसको हम कन्वालेसेंट पीरियड बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, जो उसको साइन एंड सिम्टम्स थे, जो भी उसके सिम्टम्स थे वो ग्रेजुअली धीरे धीरे करके आप कम होने लगते हैं, डिक्रीज होने लगते हैं, और पेशेंट जो होता है, पेशेंट रिटर्न्स टू नॉर्मल स्टेट, रिटर्न्स टू नॉर्मल स्टेट। और जो पर्सन की नॉर्मल स्टेट थी विदाउट इलनेस, उस स्टेट पे आने लगता है वो पर्सन। ठीक है, सो टू समराइज, चेन ऑफ इन्फेक्शन हैज 6 कंपोनेंट्स। सो 6 कंपोनेंट्स आर, फर्स्ट वी हैव इन्फेक्शियस एजेंट, रिजर्वायर, पोर्टल ऑफ एग्जिट, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, पोर्टल ऑफ एंट्री एंड ससेप्टेबल होस्ट। इन्फेक्शन को रोक सकते हैं, मोस्ट कॉमन साइट इज मोड ऑफ ट्रांसमिशन, वहां पे हम खत्म कर सकते हैं इन्फेक्शन को। एंड स्टेज वी हैव इज इंक्यूबेशन पीरियड, प्रोड्रोमल स्टेज, इन्वेजिव और क्लिनिकल स्टेज, एंड कन्वालेसेंट पीरियड। तो आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है। इफ यू फाउंड दिस हेल्पफुल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू नर्सिंग सिंप्लीफाइड बाय ताहिरा। In the next video, we will cover standard precautions and hand hygiene in easier steps. Till then, fi amanillah.